वेलकम माय डियर व्यूअर्स टू साई समर्थ गायनी क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर शिखा पांडे और आज की क्लास है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर डियर व्यूअर्स इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज। सबसे लंबी स्टेज भी होती है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी होती है, मदर की भी बेबी की भी, ताकि एक सक्सेसफुल आउटकम डिलीवर हो पाए। सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है लेबर की। जो पेन हो रहा है लेडी को, वो एक फॉल्स लेबर पेन नहीं है, वो ट्रू लेबर पेन है। ये इस बात की श्योरिटी होना, उसी को डायग्नोसिस ऑफ लेबर कहते हैं। क्यों ज़रूरी है डायग्नोसिस बनाना? क्योंकि अगर आपने नहीं डायग्नोस किया और अगर पेशेंट किसी ऐसी फैसिलिटी में है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है और उसे कहीं काफ़ी लंबा सफ़र तय करके बाहर जाना पड़ता है और आपने सही से डायग्नोज नहीं किया, शी कैन लैंड अप इनटू ट्रबल। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बीच के डिफरेंसेस हमने एक वीडियो में बताए हुए हैं। ओके, सो व्हाट आर द साइंस? It is cervical dilatation, it is effacement, it is position of the cervix, जो कि पीछे से पोस्टीरियर से मिड पोजीशन या एंटीरियर हो जाती है। बैग ऑफ वाटर्स, मतलब कि सर्विक्स के अंदर जब आप फिंगर से एग्जामिन करते हो, ओपन सर्विक्स के थ्रू जाते हो, इंटरनल लॉज के थ्रू, तो आप फील कर सकते हो कि एक बैग जैसी स्ट्रक्चर है जो आप अपने फिंगर से पैल्पेट कर पा रहे हो। तो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स। असेसमेंट शुरू होता है हिस्ट्री टेकिंग से। हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री आप पेशेंट की लो कि उसने अभी तक के पीरियड में एंटीनेटल चेकअप अगर करवाया है तो कितनी बार करवाया है। उसके पास एक कार्ड होगा, उस कार्ड को आप पढ़िए, उसमें देखिए कि उसने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं कि नहीं, अगर कराए हैं तो नॉर्मल हैं कि नहीं, ब्लड ग्रुप क्या है उसका, ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी आप देखिए, कहीं उसमें कोई प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं दिख रहा है, कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, कहीं जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशन ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है। वो आप एंटिसिपेट करते हो, रिस्क स्कोरिंग करते हो। तो असेसमेंट कहाँ से शुरू होता है? हिस्ट्री टेकिंग से। और आप ये देखते हो कि रिस्क फैक्टर्स कितने हैं और उसको एक हाई रिस्क या लो रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज करते हो। ठीक है, अगर ब्लीडिंग की चांसेस हैं, आपको लगता है कि उसके नोट्स पढ़ के कि ये पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है इसको आगे चल के, तो आप ब्लड अरेंज करके रख लेते हो, है ना। अगर उसके पास इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो वो आप भेज देते हो। फिर आप क्या करते हो? पर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हो। पर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन मतलब आप एक ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन जो आपके लियोपोल्ड्स ग्रिप्स हैं वो आप परफॉर्म करते हो। लियोपोल्ड्स ग्रिप्स के ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखा है, प्लीज़ गो थ्रू इट। तो वो उससे आपको समझ में आएगा कि आप देख सकते हो कि लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, हेड एंगेज हो गया है कि नहीं हो गया है। तो आप फर्स्ट कंफर्म करते हो कि हाँ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन में आता है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कंफर्म हो गया, आपने अब्डोमिनल से आपने असेस किया कि हाँ आपको एक हार्ड राउंड स्मूथ कॉन्वेक्सिटी फील हो रही है, मास फील हो रहा है लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पे। फिर आप उसका पीवी करते हो और पीवी पे आप ये देखते हो कि सर्वाइकल चेंजेस प्रेजेंट हैं और साथ में आपको एक बेलॉटेबल हार्ड राउंड कॉन्वेक्सिटी फील हो रही है। बेलॉटेबल का मतलब ये होता है कि जब आपने उसको पुश किया तो वो वापस आपके पास आ गया, या अगर आप लेटरली पर एब्डोमिनल में आप उसको थोड़ा सा मूव करते हो तो वो मूव होता है साइड टू साइड। अगर आप पीवी कर रहे हो और फिंगर से आप उसको ऊपर पुश करते हो तो वो वापस रिबाउंड करता है आपकी फिंगर्स के ऊपर। तो बेलॉटेबल पार्ट आपको फील हो रहा है, तो दैट इज हेड, दैट इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, एंड देयर यू हैव कंफर्म्ड द डायग्नोसिस ऑफ वर्टेक्स। एंगेजमेंट कैसे देखोगे? फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या थर्ड लियोपोल्ड ग्रिप में आपकी फिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगी, और सेकेंड पेल्विक ग्रिप में आपको सिर्फ सिंसिपुट फील होगा।
तो एक क्रिक्टन्स फिफ्थ रूल है, एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप उसके थ्रू समझ सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया कि क्रिक्टन्स फिफ्थ रूल क्या होता है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू हम डिसेंट देखते हैं हेड का, और जब डिसेंट इतना हो गया कि हेड डीपली एंगेज हो गया तो सिर्फ हम सिंसिपुट को फील कर सकते हैं अब्डोमिनली। तो सेकेंड पेल्विक ग्रिप जो है जब हम वो करते हैं, मतलब हम एक हाथ से एक तरफ थंब, 4 फिंगर्स दूसरी तरफ और लेके और हेड को हम मूव करने की कोशिश करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक तरफ बोनी मास फील कर सकते हैं, दैट इज़ द सिंसिपुट, और हम दूसरी तरफ कोई भी हार्ड पार्ट फील नहीं कर सकते हैं, उधर नेक है। तो दिस इज़ द वे वी कंफर्म दी एंगेजमेंट कि हाँ एंगेज हेड हो गया है। फिर आप फीटल हार्ट सुनते हो। फीटल हार्ट कहाँ सुने जाते हैं? तो पहले तो लाई कंफर्म करते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो फिर वर्टेक्स कंफर्म करते हैं, अगर वर्टेक्स है तो फिर, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो लेफ़्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या लेफ़्ट ऑक्सीपिटो लैटरल होती है फीटस की वूम में, तो इसलिए जो फीटल हार्ट साउंड्स हैं वो लेफ़्ट साइड में सुनाई देते हैं, अम्बिलिकस से थोड़ा नीचे। तो कहाँ सुनाई देते हैं एग्जैक्टली? तो एक स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, मतलब कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वहाँ से लेके अम्बिलिकस तक एक लाइन ड्रॉ करो, वो है लेफ़्ट स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, और वहाँ पर आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई देंगे। वो 110 से 160 बीट्स पर मिनट होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। तो आपने फीटल हार्ट साउंड सुन लिए, आपने अब्डोमिनल ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है? पीवी करना है, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन सबसे पहली बार किया जाता है जैसे ही पेशेंट कन्वीनियंट हो जाती है एडमिशन के बाद में, और आपने फिर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को करना चाहिए ताकि वो पहली बार में सब कुछ देख ले, पेल्विस भी चेक कर ले, और कोई अगर अबनॉर्मेलिटी है तो वो उसको डिटेक्ट कर ले। पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए, ग्लव्ड हैंड्स के साथ में, बीटाडीन स्क्रब करने के बाद में ही फिंगर आपको जो है वो अंदर इंसर्ट करनी चाहिए वेजाइना में। अगर ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तो पीवी नहीं करना चाहिए। तो एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले कि कहीं ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हिस्ट्री है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। क्या मतलब है प्लेसेंटा प्रीविया का? प्लेसेंटा फंडस पे अटैच ना होके लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस पे अटैच्ड है, और हो सकता है कि सर्वाइकल ओपनिंग के बिल्कुल पास में हो और आपने फिंगर डाला और प्लेसेंटा और ज़्यादा एवल्स हो गया वहाँ से, और ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ गई, तो कभी भी प्रीविया में पीवी नहीं की जाती है। तो कब करनी है और कितनी कितनी देर में करनी होती है पीवी? तो एवरी 4 आवर्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पीवी करते हैं, ठीक है, और या फिर तब करते हैं जब आप इंड्यूस कर रहे हैं, आप लेबर को इंड्यूस करना चाहते हैं, तो इंड्यूस करने से पहले आप पीवी करते हो, असेसमेंट के लिए फिर पीवी करते हो बार बार। कभी अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाते हैं तो आप पीवी करते हो, ये इंश्योर करने के लिए कि कॉर्ड तो बाहर नहीं आ गई है, कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो गया है। तो अब बात आती है कि क्या क्या देखते हैं पीवी में। तो सबसे पहले तो हम लेबर को डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज हो गया लेबर तो आप फाइंडिंग्स नोट करते हो, सर्विक्स कितना डायलेटेड है, सेंटीमीटर्स में डायलेटेशन, इफेसमेंट, सर्वाइकल इफेसमेंट कितना थिन हो गया है, कंसिस्टेंसी सर्विक्स की कैसी है, सर्विक्स की पोजीशन कैसी है, ये सब। तो जो बिशप स्कोर आपको लास्ट क्लास में बताया था वो पूरा का पूरा हम नोट डाउन कर लेते हैं, और मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं। अगर प्रेजेंट है तो फिर बैग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर एब्सेंट है तो लाइकर आपको मेंशन करना होता है कि वो क्लियर है, मेकोनियम स्टेन तो नहीं है, ब्लड स्टेन्ड तो नहीं है। फिर आपको पेल्विस असेस करनी होती है, तो पेल्विस असेसमेंट
को बोलते हैं क्लिनिकल पेल्विमेट्री। जो हम पीवी करते समय अपने फिंगर्स से पेल्विस को असेस करते हैं उसको कहा जाता है क्लिनिकल पेल्विमेट्री। उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, तो हम वो करते हैं क्लिनिकल पेल्विमेट्री, और हम ये देखते हैं कि पेल्विस उसकी नॉर्मल डिलीवरी करने लायक है कि नहीं है। तो एक कंपेरेटिव असेसमेंट कि फीटस कितना बड़ा है और पेल्विस कितनी ब्रॉड है, तो डिलीवर हो सकता है कि नहीं हो सकता है वेजाइनली, इसका असेसमेंट हम पीवी में कर लेते हैं। फीटस कितना डिसेंड हो गया है उसका पर एब्डोमिनली क्रिक्टन्स 5th रूल से असेसमेंट किया जाता है। तो उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हम नंबर ऑफ फिफ्थ्स जो पैल्पेबल, हमारे 5 उंगलियों में से कितनी उंगलियां हेड के ऊपर में हेड आ रहा है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर अपना हाथ रख के, और हम ये क्रिक्टन्स मेथड कहा जाता है, जस्ट गो थ्रू द वीडियो, और वो हम उससे डिसेंट असेस करते हैं। क्योंकि अगर हम पीवी करते हैं तो पीवी में कभी कभी, क्योंकि केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, क्या मतलब है इस टर्म का? इसका मतलब है कि हेड की साइज़ बड़ी है, पेल्विस छोटी है, दोनों के बीच में डिस्प्रपोर्शन है। प्रोपोर्शनेटली वो डिफरेंट है, और वो हेड जो है अब नीचे खिसक नहीं पा रहा। तो जब नहीं खिसक पाता तो क्या होता है कि उसका स्काल्प के अंदर, क्योंकि जो बोनी पेल्विस है वो उसको प्रेस करती है स्काल्प को, फीटल स्काल्प को, और वीनस रिटर्न यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ऊपर से धक्का दे रहे हैं और नीचे से पेल्विस जाने नहीं दे रही उसको, तो क्या होता है, इडीमा हो जाता है, स्काल्प इडीमा हो जाता है, उसको कहते हैं कैपट सक्सीडेनम। और वो कैपट कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि हमें एक फॉल्स इम्प्रेशन देता है कि हेड तो काफ़ी नीचे डिसेंट हो चुका है, और जो इशियल स्पाइन है उसके रिलेशन में हमेशा डिसेंट देखा जाता है। तो या तो वो अगर इशियल स्पाइन से नीचे आ गया है टूवर्ड्स द पेरिनियम, तो हम उसको प्लस रीडिंग देते हैं। इशियल स्पाइन के लेवल पे अगर वर्टेक्स है तो 0 होता है डिसेंट, और अगर उससे ऊपर है तो माइनस में होता है। तो पहले वो एक जो डिसेंट होता था, पुराना क्लासिफिकेशन था, तो उसको हमने ऊपर के जो एरिया था उसको डिवाइड कर दिया था -3 तक, -1, -2, -3 पेल्विक इनलेट, और नीचे वाले एरिया को हमने +3 तक डिफाइन किया हुआ था कि पेरिनियम तक पहुंचा तो +3। लेकिन जो रिसेंट करंट क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, वो क्वांटिटेटिव है। पहले वाला कैसा था, पुराना क्लासिफिकेशन सब्जेक्टिव था, लेकिन अभी का क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव है, और उसमें हम सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हम -5 से +5 तक डिसेंट ऑफ द हेड को असेस करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है फीटल हार्ट रेट सुनने की, तो वो हम फीटल डॉपलर से सुनते हैं, स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन पे सुनते हैं, और कहीं कहीं पर हाई रिस्क में ही नहीं, सभी विमेन में एडमिशन के टाइम पे कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, CTG मशीन का यूज़ करके 20 मिनट्स तक हम फीटल हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग EFM करते थे, उसको बोलते हैं एडमिशन टेस्ट। So that admission test they used to perform for every other women, whether high risk or low risk. लेकिन अभी it is not recommended. You do not need to perform an admission test. Only fetal heart rate सुनना पड़ता है, intermittent auscultation with fetal Doppler और fetoscope. लेकिन अगर हाई रिस्क वीमेन है तो उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसी वीमेन जिसमें मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, जिसमें आपने इंडक्शन किया है ऑक्सीटोसिन से या मीज़ोप्रॉस से या किसी भी चीज़ से, या फिर IUGR है या और कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है, हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, व्हाटएवर, तो आप उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते हो। नहीं तो अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ द पीपल व्हाट डू, यू ऑब्जर्व द फीटल हार्ट साउंड्स विद द हेल्प ऑफ फीटोस्कोप। जब मदर फर्स्ट स्टेज में
बहुत कष्ट, बहुत दर्द झेल रही होती है, तो उसके साथ में अगर उसकी जान पहचान का कोई पर्सन, उसका हस्बैंड या कोई भी ऐसा जिसे वो चाहती है साथ में रखना, तो वो रख सकती है। WHO रेकमेंड करता है कि रखा जाए, अलाउ किया जाए कंपेनियन इन लेबर। इससे जो आउटकम है वो इम्प्रूव होता है, सिजेरियन सेक्शन की चांसेस भी कम होती हैं। करीब 10 घंटे तक मल्टीपैरस में 8 से 10 घंटे और नलीपैरस में 12 घंटे तक चलती है फर्स्ट स्टेज। बहुत लंबा समय होता है ना। तो किस तरह से मदर की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? तो मदर यहाँ तो अभी सर्विक्स डायलेट होना शुरू हुआ है, काफ़ी लंबा समय लगना है। आराम से शी कैन वॉक अबाउट, घूम सकती है, बिस्तर पर लेटने की ज़रूरत नहीं है। सीधी पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में रादर देन लेटी हुई पोजीशन से ज़्यादा अच्छा रहता है कि बैठी रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। एनाल्जेसिया की रिक्वायरमेंट कम होती है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि शी शुड नॉट लाई सुपाइन, मतलब पीठ के बल नहीं लेटना है, पीठ पीछे करके नहीं लेटनी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पीछे आपका एओर्टा और इन्फीरियर वेना कावा होता है ना। तो इन्फीरियर वेना कावा को जो ग्रेविड यूट्रस है वो प्रेस कर देता है जब वो सीधे लेटती है, तो बैक डाउन करके लेटती है। तो इन्फीरियर वेना कावा जब प्रेस होता है तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है तो फीटस तक जो ब्लड पहुंच रहा है वो कम हो जाता है और फिर फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। इसलिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन एडवोकेट किया जाता है। जब प्रोसेस ऑफ लेबर शुरू होता है तो जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है ना। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं होती है, तो कुछ भी खाएगी, अगर हैवी खाना कोई खाता है तो शी कैन वॉमिट आउट। इसलिए ओरल फ्लूइड्स तो दिए जा सकते हैं, पर कब? जब आपने ये इंश्योर कर लिया है कि कोई हाई रिस्क नहीं है, पेल्विस अच्छी है, कोई सीपीडी नहीं है और सिजेरियन की चांस नहीं आने वाली है, नहीं पड़ने वाली है, तब आप उसको ओरल फ्लूइड्स इजीली अलाउ कर सकते हो। अगर कभी भी डाउट लगता है तो फिर आप आईवी इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हो ताकि जो है उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। और ये फ्लूइड मैनेजमेंट और आईवी हाइड्रेशन के लिए आपको जो है ये देखना होता है कि पेशेंट को आगे चल के सिजेरियन की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ने वाली है। अगर नहीं पड़ने वाली है, आपको लग रहा है, तो ओरली अलाउ कर सकते हो फ्लूइड्स। सॉलिड मील नहीं दी जाती है क्योंकि वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डिले हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर। कभी भी अगर मदर डिहाइड्रेटेड लग रही है, बिसाइड्स taking oral fluids, you can give her intravenous fluids। या अगर प्रोग्रेस नहीं कर रही है या पीपीएच में जाने की रिस्क है तो आपको आईवी फ्लूइड्स जो है वो उसको देनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैडर को एम्प्टी किया जाए। अगर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो फिर वो हेड के डिसेंट को रोक देगा। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। तो मदर को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। अगर मदर को टैकीकार्डिया हो रहा है, उसका बीपी हर 2 घंटे में, अगर हाइपरटेंसिव है तो हर 1 घंटे में आपको लेना पड़ेगा, और पल्स हर आधे घंटे में हम रिकॉर्ड करते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं हर 4 घंटे में। मैटरनल डिस्ट्रेस के साइंस ऑब्ज़र्व करते रहना है। और आपको पता होना चाहिए कि मैटरनल डिस्ट्रेस की साइंस अगर प्रेजेंट हैं तो फिर प्रोबेबली शी कैन लैंड अप इनटू ट्रबल। आगे प्रोलॉन्ग लेबर होने वाला है या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, नॉर्मल नहीं चल रही हैं सब चीज़ें। तो एक आइडिया आप एंटिसिपेट कर लेते हो क्या साइंस होते हैं। अगर मदर को टैकीकार्डिया होने लगे, अगर उसको डिहाइड्रेटेड लगे, उसकी आईज संकन लगे, ड्राई टंग लगे, यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि द लेबर इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग, शी इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग एंड गेटिंग एग्जॉस्टेड। तो फैट ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, कीटोन बॉडीज़ अपीयर हो जाती हैं यूरिन में। तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आना स्टारवेशन का साइन है, अच्छा साइन नहीं है। वो तब हो रहा है जब मदर अननेसेसरीली ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। फीटल हार्ट की मॉनिटरिंग करनी है फीटोस्कोप से लो रिस्क में, और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग यूजिंग CTG
हाई रिस्क में। 15 मिनट से आधे घंटे में फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में 5 से 10 मिनट में आपको फीटल हार्ट सुनने हैं, पूरे 1 मिनट तक सुनने होते हैं। नॉर्मल रेट है 110 टू 160 बीट्स पर मिनट। 110 से कम अगर हार्ट रेट आ रही है फीटस की तो वो डिसेलरेशन है। आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग तुरंत लगाना पड़ेगा, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर मेम्ब्रेन रप्चर्ड नहीं है तो मेम्ब्रेन रप्चर करनी पड़ेगी, वॉच करना पड़ेगा कि मेकोनियम तो नहीं है, क्योंकि वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि फीटस डिस्ट्रेस में है। अगर ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑन फ्लो है तो आपको उसे बंद करना पड़ेगा, टाइमली इंटरवेंशन करना होगा। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करना है। कैसे देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस? अपने पाम से देखते हैं। आपका जो पाम ऑफ द हैंड है उसको आप पेट पे रखते हैं मदर के, और यूट्रस जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हार्ड हो जाता है। यू कैन नॉट प्रेस इट, अपनी फिंगर से दबा नहीं सकते हैं। आपको समझ में आ जाता है। यू हैव टू कीप द हैंड एंड रखे रहो। ये भी नोट करो कि कितने सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन चला। तो फ्रीक्वेंसी भी देखनी है, इंटेंसिटी भी देखनी है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की, और फिर सब चीज़ें पार्टोग्राम पे चार्ट करनी है। पर कब? तब जब मदर एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आ जाती है। तो बच्चों, पार्टोग्राम के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, उसमें मैंने आपको पार्टोग्राम दिखाया भी है, और उसमें किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है, वो सब कुछ भी बताया हुआ है। पार्टोग्राम की यूटिलिटी होती है 5 सेंटीमीटर 4 to 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हो जाता है। उसके बाद मदर को पेन रिलीफ के लिए सबसे कॉमन टेक्निक जो अभी यूज़ होती है वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वैसा ही एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन और इंट्रामस्कुलर नार्कोटिक्स लाइक फेंटानिल एंड पेथिडीन, ये चीज़ें हैं जो हम पेन रिलीफ के लिए मदर को दे सकते हैं। तो बड़ा ही पेनफुल ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज का, जब सर्विक्स डायलेट एक्टिव फेज स्पेशली, तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। जो भी एनाल्जेसिया मदर प्रीफर करती है उसके साथ ऑप्शंस को डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि सबकी जो वैल्यू, सबकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग है, वो डिस्कस करना चाहिए और फिर दिया जाना चाहिए। सिमिलरली रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ताकि मदर को एक मॉरल सपोर्ट मिल सके, एक मानसिक संबल मिल सके, क्योंकि उसका कोऑपरेशन भी प्रोसेस ऑफ लेबर कॉज कराने में बहुत इंपॉर्टेंट है। शी हैज़ टू बियर डाउन, इजंट इट? सो शी शुड बी केप्ट रिलैक्स्ड। तो उसको उसके साथ अच्छे से व्यवहार हो, उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जानी चाहिए। स्पेशल तरीके से ब्रीदिंग कैसे करें ताकि उसको प्रोसेस ऑफ लेबर में मदद मिले, वो यहाँ पे मैं शेयर भी कर रही हूँ, और वो सिखाई जानी चाहिए। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, कई म्यूज़िक थेरेपी भी होती है जहाँ ARM की या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में पहले के वीडियोस में भी इस बारे में काफ़ी बातें करी हैं। बात तो ये कि जैसे ही बहुत सारे ऑब्स्टिट्यूशंस ये प्रेफर करते हैं कि जैसे 5-6 सेंटीमीटर डायलिटेशन होता है, देन द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड, द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड, दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू ऑगमेंट लेबर, ताकि लेबर का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाए, उसकी स्पीड, उसकी रेट बढ़ जाए। WHO नहीं रिकमेंड करता है इस तरह से एम्नियोटोमी परफॉर्म करना। और दूसरी बात ये कि कब नहीं करना चाहिए ARM, ये इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, क्योंकि उसमें लेबर का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। कंडीशन है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में हेड को पीछे से आगे आना होता है, एक 3/4 सर्कल उसको घूम के, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे ऑक्सीपिट को आना है। उस रोटेशन को फैसिलिटेट करने में लाइकर मदद करता है। अगर आप मेम्ब्रेन्स रप्चर कर देंगे, लाइकर बाहर आ जाएगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, और फिर फाइनली सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में आपको नहीं करना है ARM। अगर ARM करने के बाद में ब्लड आने लगता है तो आपको तुरंत जैसे ही ARM किया क्या करना चाहिए? तो एक तो PV करते हैं, PV करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? फीटल हार्ट सुनना चाहिए। यस, फीटल हार्ट रेट सुनना चाहिए। स्पेशली तब सुनना चाहिए जब ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर ARM। तो जैसे ही अगर ब्लीडिंग होती है आफ्टर ARM तो आपको फीटल हार्ट ज़रूर सुनना चाहिए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं वासा प्रीविया।
वासा प्रीविया में क्या होता है कि फीटल ब्लड वेसल्स मेम्ब्रेन में चलते हैं और फिर वो प्लेसेंटा तक पहुंचते हैं, और जब हम ARM करते हैं तो वो फीटल ब्लड वेसल्स ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, ब्लीड करते हैं, फीटल हार्ट रेट फॉल होने लगती है उस वजह से, और फीटल डेथ होती है पहले। वो जो ब्लड होता है वो फीटल ओरिजिन का होता है। तो जैसे ही ARM किया और अगर ब्लड आ रहा है तो हमें ये कंफर्म करना होता है कि ये ब्लड कौन से ओरिजिन का है, मैटरनल की फीटल, एक KOH का टेस्ट होता है उसके लिए। यस, तो वो अलग बात है, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर फीटल हार्ट रेट फॉल हो रही है तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के, कि वो फीटल हेड को सर्विक्स से अच्छे से अप्लाई करने में मदद करता है और पेन्स बढ़ जाते हैं, ऑगमेंटेशन हो जाता है, और क्योंकि हमने ARM कर दिया है तो हम फीटल स्कैल्प तक पहुंच सकते हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग 2 तरह की होती है, एक तो वो जिसमें इलेक्ट्रोड मदर के एब्डोमेन पे लगा रहे हैं, और दूसरी वो जिसमें हम फीटल स्कैल्प में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसको इंटरनल मॉनिटरिंग कहते हैं। तो वो हम कर सकते हैं अगर हमने ARM कर दिया है तो। डिसएडवांटेज ये है कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है कई केसेस में, है ना। जैसे ही ARM किया, हेड ऊपर था, प्रेजेंटिंग पार्ट ऊपर था, वेल अप्लाइड नहीं था, साइड से कॉर्ड निकल कर आई, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया। दूसरा ये पॉलीहाइड्रम न्यूज था, बहुत सारा लाइकर एक साथ बाहर आ गया, यूट्रस एकदम श्रिंक हुआ और प्लेसेंटा एवल्स हो गया, अब्रप्शियो प्लेसेंटे हो गया। इन्फेक्शन जा सकता है अंदर मेम्ब्रेन रप्चर करने से। जैसे ये ARM परफॉर्म करते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, ताकि इन्फेक्शन ना पहुँचे, इन्फेक्शन अंदर ना पहुँचे फीटस तक, मेम्ब्रेन्स तक। तो ये सारी बातें हो गई फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, कुछ भी छूटा नहीं है। आई होप यू लाइक द लेसन, सो कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।